सो हेलो एवरीवन। नाउ आई एम होपफुल अब आवाज़ आ रही होगी और अब पीपीटी भी आपको विजिबल होगी। ग्रेट। सो होपफुली यू ऑल विल बी ऑल आर फाइन। उज़्मा, वरीना, युसरा, रिज़वाना, रीमा, नूरुन्निसा, पूजा, मरियम, आईफ़ोन, वाओ, Maria and Iram, again iPhone and everyone, डॉक्टर कूंज एंड अरीबा और अपोलॉजी, बहुत सारे नाम है जो मैं ले नहीं पाई। सब लोग कैसे हो? ठीक हो? फाइन? यस मैम, सब ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम लोगों की ऐसे अटेंडेंस लेनी चाहिए, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम ताकि मुझे पता चले तुम लोग सुनाई कैसे देते हो। ओके, सो मैनी स्टूडेंट्स आई थिंक फ्रॉम थ्योरी कोर्स। आयशा, आयशा को मुझे पता है, अभी आपसे बात भी हो रही थी टेलीग्राम पे। कौन कौन आप में से थ्योरी कोर्स से कंटिन्यू कर रहा है क्रैश कोर्स में, और कौन कौन न्यू है क्रैश कोर्स में? मैम मैं थ्योरी से हूँ, नूरुन्निसा। नोट, ओके। आयशा आप भी है ना? गुड। अस्का भी यस थ्योरी, मैम जी। वरीना यस भी मैम। कंटिन्यू कर रही है। गुड यस गुड गुड। मैडम, मैं भी थ्योरी से हूँ, डॉक्टर जवेरिया से है। ओके ओके। और आमिना, आमिना फहाद एंड बुशरा, अरीबा, आप लोग? मैं भी हूँ डॉक्टर इस्वाना। ओके ओके। सो आप मुझे ये बता दो कि आप में से कोई कौन नहीं है थ्योरी से, और लाइक दे आर ज्वाइनिंग अस, यू नो, डायरेक्टली फ्रॉम क्रैश कोर्स। आई थिंक डॉक्टर सिंधु हैं। अभी मुझे उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था कि शी इज एक्चुअली न्यू स्टूडेंट फ्रॉम क्रैश कोर्स। और कोई है? पता है, मेरे लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि ऑडियंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं, तो अकॉर्डिंगली आई कैन मैं अपना कंटेंट उसी अंदाज से एक्सप्लेन करूँगी, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अगर कोई न्यू है तो लेट मी नो। कोई भी न्यू नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, उज़्मा, उज़्मा काशिद, ये तुमने काशिद गलती से लिख दिया या खालिद था? उज़्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, नहीं काशिद ही है। काशिद ही है? वाओ, इट्स यूनिक नेम। क्या यस मतलब है मैम। काशिद का? मैम ये कोई बीच का नेम था, ये मतलब दादा दादी ने, ये मेरे हस्बैंड का नेम है उनके दादा वगैरह ने रख अच्छा दिया, तो अच्छा वो अच्छा। खुद बस ये यूनिक ही है। हाँ, इट्स रियली यूनिक। मुझे लगा खालिद है। जल्दी में होता है ना, बंदा ज़ूम पे अकाउंट बना रहा होता है हाँ जी। तो स्पेल इश्यूज़ है। इट्स रियली वेरी लवली नेम, यूनिक भी है, नाइस भी है। पता है, मुझे याद रहेगा अब काशिद यूनिक नेम्स ना बड़े याद रहते हैं। तुम हाँ लोगों को पता है, जी। तुम लोग जब गलतियाँ करते हो थ्योरी में, या लाइक जब हम टॉपिक क्विज़ कर रहे थे थ्योरी में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे तुम्हें आते भी नहीं थे, लाइक हमें हमने अभी वो थ्योरी में पढ़ा भी नहीं होता था, और मैं क्या कहती थी कि आप अटेम्प्ट करो और गलत करो, और आपने गलत गलत ही करना है, क्योंकि गलत की हुई चीज़ याद रहती है। बिल्कुल। ऐसा है ना? तो जैसे गलत कीज़ ऐसे ही होती हैं जैसे कि यूनिक नेम्स इस तरह से कोरिलेट करो कि वो हमेशा याद रहते हैं। तो अभी भी आप क्रैश कोर्स में, हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ करने हैं, बहुत सारे पेपर्स करने हैं, तो आपने बहुत सारी गलतियाँ करनी हैं। ठीक है? वादा? प्रॉमिस? क्योंकि यही तो टाइम है गलतियाँ करने का, क्योंकि हम प्रिपरेशन फेज़ में है ना। हम चाहते हैं हम ज़्यादा सीखें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ें हमारे माइंड में रहें, तो वो उसका एक ही तरीका है कि गलतियाँ करो। तो बेसिकली इन प्रिपरेशन फेज़ मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड। मिस्टेक्स करोगे तो सीखोगे ना। अभी मेरा, आप लोगों ने मे बी सुना भी हो, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एफसीपीएस का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ, एक्सटेंडेड टॉक्स का। और मैक्सिमम लाइक प्रीवियस बैचेस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 40+ स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आप 50 कह सकते हो, दे पास्ड। तो उनको भी मैं यही बोलती थी कि जब आप टॉक्स में इतनी गलतियाँ करते हो, तैयारी के दौरान आप सोचते हो हम पास नहीं होंगे, बेसिकली फाइनल डे पे यही चीज़ें आपके काम आने वाली हैं तो गलतियाँ करना अच्छा करने का ना प्रोसेस है। ठीक है? अगर आपने बहुत कोई चीज़ बहुत अच्छी करनी है ना, तो वो ऐसे नहीं एकदम से बहुत अच्छी हो जाती। उसके पीछे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। गॉट इट? तो ये देखो, आप कहेंगे मैडम तो हमें पुश कर रही हैं हम गलतियाँ करें
लेकिन इसके पीछे ट्राइड एंड टेस्टेड रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजन है गलतियां करना प्रेपरेशन फेज में, फाइनल डे पे नहीं करनी। ओके। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने थ्योरी कोर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऐसा ही है? मतलब मैं तो क्रैश कोर्स की बात कर रही हूँ या फास्ट प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी थ्योरी भी ज्वाइन किया हुआ है। वो कौन कौन है? वो तो बेचारे दिल छोटा करके बैठ गए कि अभी तो हमने थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया था और ये तो बंद हो गया, खत्म हो गया। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग तो इन दैट सेंस थोड़े से लकी हो कि आपको प्रिपेयर कोर्स, एवरी लेक्चर, हर चीज रेडी टू यूज ऑन सिंगल क्लिक वेबसाइट पे अवेलेबल है। और मैं आपको एक प्लानर दूंगी, आज ये टॉपिक करना है थ्योरी का, और आपने ठक से उस पर क्लिक करना है और उसको सुन लेना है, या ठक से अपनी ई बुक पे क्लिक करना है और पढ़ लेना है। ठीक है? तो नो वरीज, इफ यू आर इन थ्योरी कोर्स, स्टिल वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3 months मोर। तो हम आराम से थ्योरी को भी साथ साथ क्रैश कोर्स के रिवाइज कर लेंगे। नो वरीज। अच्छा, तैयारी तो हमेशा ऐसे ही फील होता है कि हाँ इंशाल्लाह उस्मा, तो तैयारी तो हमेशा ऐसे ही लगती है कि है ही नहीं तैयारी। अगर मैं आप लोगों को चॉइस दूँ ना एग्जाम से एक दिन पहले कि आप रिफंड कर सकते हो, तो आप में से 90% लोग कहेंगे नहीं तैयारी नहीं है, और हमें रिफंड ही करना है। और उनमें से वो लोग होंगे मैक्सिमम जो कि उस अटेम्प्ट को पास भी कर रहे होंगे। तो ये तो नेचुरल है। बिल्कुल, एग्जाम का तो एक टेरर ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे आप शेकी हो जाते हो, पता नहीं क्या ऐसा होगा जो मुझे आएगा। लाइक मैं खुद भी जब एक स्टूडेंट थी तो मैं ये सोचती थी पेपर में क्या ही कोई ऐसा चीज होगी जो मुझे भी आती होगी, लेकिन स्टिल आई सर्वाइव्ड। रीमा रीमा ने थ्री ज्वाइन किया है और यहाँ दुनिया रिवीजन का पूछ रही है, डिप्रेशन दे रही है। ओ माय गॉड रीमा, नो वरीज। तुम मत सुनो, तुम मत सुनो लोगों को ना। और रीमा तुम मेरी जैसी हो, मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं जो 6 महीने पहले एग्जाम से पढ़ते हैं। मुझे तो वो कहते हैं ना, मेरा तो स्ट्रेस हार्मोन ही एग्जाम से 2-3 महीने पहले जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा इस काबिल होता है कि मैं बुक खोलूं। वरना मैंने तो कभी नहीं 6 मंथ वाली तैयारी की। आई आइडली आइडली शुड इट शुड बी। लेकिन देखो हर बंदे का अपना एक कैलिबर होता है कि मैं 2-3 महीने पहले बुक उठाती हूँ और फिर लग के बैठ जाती हूँ, जैसे मुर्गी अंडों पे नहीं बैठ जाती, और फिर मैं पढ़ती रहती हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये लाइफस्टाइल सूट नहीं करता। वो बजाय इसके कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले अपनी जिंदगी हजाब करें, वो पीसफुली 6 महीने में पढ़ते हैं। ठीक है? लेकिन पास वो भी होते हैं, पास इंशाल्लाह आप भी होंगे, और पास मैं भी हुई हूँ। मेरा एमआरसीपीआई का जब एग्जाम था तो लिटरली आई वाज टू कॉन्फिडेंट, एक्चुअली वो सीपीएस का पढ़ा हुआ था या पढ़ाया हुआ था। तो मैंने एग्जाम से लिटरली 1 वीक बिफोर आयरिश गाइडलाइंस पढ़ी थी, समरीज बस, वो भी डिफरेंसेस क्या थे, क्योंकि लाइक बाकी चीजें तो पता ही थी। एंड आई मेक इट। खैर ये मैं इस चीज को बड़ा प्राइडली नहीं बता रही कि 1 महीने में 1 हफ्ते में हो जाता है। थिंग इज दैट के पास तो हो गए ना। लेकिन अच्छा क्वालिटी पढ़ने के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 6 मंथ आइडली यू शुड गिव योर थ्योरी। ये जो आपका सिलेबस है ना जाइंट सा, तुम लोगों का क्या ख्याल है? लाइक जो थ्योरी कोर्स में है, तुम लोग जरा अपना फीडबैक दो, क्या कैसा लगा? क्या तुम आने वालों को बोलोगे कि ये जो सिलेबस है आपका गायनी ओब्स का, इसके लिए कितना टाइम जरूरी है? हम्म ये 3 मंथ्स में होने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप 4-5 घंटे क्वालिटी आवर दो। ठीक है? अगर आप 3 आवर देते हो ना डेली, तो फिर अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स आपको चाहिए। इसी तरह अगर आप 4 मंथ्स में करते हो तो फिर आपको घंटे ज़्यादा करने पड़ेंगे। फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप 5 आवर पढ़ो। अगर आपने 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको बोलूँगी कि एक्चुअली इट शुड बी मोर देन 5। एक एवरेज टाइम की बात कर रही हूँ, और उसमें क्वालिटी आवर्स भी 3 आवर हैं। 2 घंटे तो मोड ही नहीं बनता। तो जितना टाइम स्क्वीज करोगे फिर उतना आपको आवर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। रीमा, इट्स फॉर यू। अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स है ना, आपका अपने थ्योरी का कोर्स ज्वाइन किया है, तो इतना कुछ है करने के लिए। तो आई विल सजेस्ट यू कि डेली 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब दो दो लेक्चर सुनने में ही आपका 1.5 घंटा तो लग जाएगा ना, और 1.5 आवर उसके क्विज पढ़ने में लग जाएंगे। तो 3 आवर तो आपको देना पड़ेगा ना, इफ यू रियली वांट टू डू इट इन 3 मंथ्स। गॉट इट रीमा? हम्म तो ये आप में डिफरेंस है। वो लोग जो 3 मंथ्स में पहली दफा थ्योरी करेंगे, उनका डिफरेंस ये है कि वो ज्यादा घंटे पढ़ेंगे।
और जिन लोगों ने आज से 6 मंथ बिफोर थ्योरी के लिए ज्वाइन किया था या साथ-साथ पढ़ा है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टॉपिक एक रोज़ किया था, हार्डली दे आर रीडिंग ओनली फॉर 1 आवर या 1 एंड हाफ आवर, ठीक है? चलें, सो बट डूएबल है। सिलेबस अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो डूएबल है करना, इसको पास करना, क्योंकि हर चीज़ रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल कुक्ड है कि आपको खुद से सर्च कुछ भी नहीं करना। कितनी पीसफुल सी बात है कि मुझे 10 टॉक आर्टिकल, 2 एक जीटीजी, एक नाइस और हज़ारों सोर्सेज़ पढ़ के वो एक लेक्चर बनाना पड़ता है, तो मे उस पे तो पिछले 10 घंटे की एफर्ट है, लेकिन आपको तो वो प्रिपेयर्ड मिल गया ना, तो उसमें तो आपका तो 1 आवर लगना है, तो आपके जो एडिशनल आवर थे, वो तो कोर्स की वजह से माइनस नहीं हो गए? आयशा? Yes, ma'am. हाँ, तो 3 मंथ्स में भी अगर आप ज़ीरो से तैयारी स्टार्ट करते हो ना, और अगर आप सिर्फ़ वेबसाइट को फ़ॉलो करते हो, टेलीग्राम के को ना करना फ़ॉलो, क्योंकि फिर बहुत सारे चैनल्स हो जाएँगे, फिर डिट्रैक हो जाओगे। अगर सिर्फ़ वेबसाइट को फ़ॉलो करते हो थ्योरी के लिए और लाइक, तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स में, ठीक है? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी, हू आर इन आवर थ्योरी कोर्स या कम्प्रिहेंसिव कोर्स में है, जिसका पार्ट थ्योरी और क्रैश दोनों है। तो ये मैं थ्योरी के बारे में बात कर रही हूँ कि आप आराम से विद क्रैश कोर्स, व्हाइल डू यू आर डूइंग पास्ट पेपर्स, आराम से थ्योरी कर सकते हो, क्योंकि किसी ने आपके लिए पहले ही बहुत एफर्ट की हुई है। आपने सिर्फ एक एक जो टॉपिक पढ़ना है, उसका सिर्फ एक लेक्चर सुनना है, आपने उसके लिए 10,000 गाइडलाइंस नहीं पढ़नी। You will find every guideline relevant होगी and actually question as well। लेक्चर के एंड पे क्विज होगा, वो सब कुछ आपको एक ही चीज में मिल जाएगा, तो आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, तो इजीली इट यू कैन डू इट, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद थ्योरी कोर्स? जो थ्योरी कोर्स में है, तो अगर उन्होंने जिन्होंने फॉलो किया है, वो ही कमेंट करें। हम्म कूंज, अगर तुम ये ओपन करके माइक बोल दो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं बाद में रिकॉर्डिंग में कौन पढ़ेगा? ये बहुत पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी होती है, दे ट्रैवल फास्ट। जी मैम, वो बच्चे बैठे थे ना इस वजह से। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थोड़ी हमारी ही कोताहियां हैं, कमियां हैं, जो हम टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आपका हम पढ़ेंगे ना तो जरूर पास होंगे इस तरह से जैसे आप कहती हैं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। मुझे बड़ा एक्चुअली कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि आई एक्चुअली डिड माय बेस्ट इन दिस टाइम। जो मेरा एक ड्रीम था ना कि मैं थ्योरी कोर्स ऐसा हो कि स्टूडेंट्स को वो एक्चुअली उनके बिहाफ पे एफर्ट्स ना हो, वो वे सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक करें और दे गेट इट। तो वो ड्रीम को यस मैं मैम, जब सोचती थी ना, दिस टाइम इट वाज यस पॉसिबल। मैम, अभी इजी हो गया है। वेबसाइट खोलते हैं और आपके लेक्चर्स होते हैं। वैसे टेलीग्राम पे ढूंढना पड़ता था, अभी कौन सा है क्या है, अप डाउन में टाइम गुजर जाता था, अभी काफी इजी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हु इज विद अस? शाजिया। शाजिया। कैसी है शाजिया? आप एमसीपीएस से हो ना? हाँ जी मैम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? मैम थ्री अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स फाइन। के लिए तो ये है कि ये एक बनी बनाई खीर है जो हम बड़े मजे ले लेके खाते हैं। यस, बस थैंक यू। यही है। जी थैंक यू सो मच मैडम, आपकी बहुत एफर्ट्स है हमारे लिए। इंशाल्लाह, और आप भी इसको प्रूव करें, इस एफर्ट को यूटिलाइज करें और बस पास होना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैडम, ये जो आपने पढ़ाना है क्रैश कोर्स में जो दिया हुआ है, उसके साथ शाम को आप एमसीक्यू, यही क्रैश कोर्स है हाँ, ये जो आपका नहीं नहीं, रिवील मैं कोर्स आपको है? बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, गेट पे कोई था। ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। जो लोग अभी क्रैश कोर्स में है ना, अभी उन आपसे तो बात मैं करती हूँ ना, अभी तो हम थ्योरी वालों को ही डिस्कस कर रहे थे,
ठीक है, नो वरीज। चलें तो लेट्स स्टार्ट। अब जो लोग थ्योरी में हैं, अब उन्होंने करनी है रिवीजन, ठीक है। और जो लोग क्रैश कोर्स में हैं, अब उन्होंने भी एक्चुअली रिवाइज ही करना है थ्योरी को भी और आगे पेपर्स भी करने हैं। तो स्पेसिफिकली आई एम एड्रेसिंग दीज पॉइंट्स कि 2 मंथ्स में तैयारी कैसे की जाए। अब मैंने 2 मंथ से ज़्यादा ही टाइम है, आई नो, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है वो फिर एक्चुअली उसको आप समझ लो ना कि कभी मूड स्विंग्स हैं, बीमार पड़ गए, तो इसलिए मैंने वो माइनस कर दिया है। तो जो टाइम एक्चुअली प्रैक्टिकली आप यूटिलाइज कर पाओगे तो वो रफली 2 मंथ्स ही बनता है मेरे हिसाब से। ऐसा ही है ना? चलो अब मुझे ये बताओ कि आपकी दिक्कतें क्या हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 मंथ्स में कोई आइडियल तैयारी आपने किसी को एडवाइस करना है, तो क्या आप एडवाइस करोगे? चलो अब मैं आई एम अ स्टूडेंट, मेरा अगस्त में एग्ज़ाम है सीपीएसपी का, तो मुझे कैसे तुम लोग बताओगे कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? आइडियली आँखें बंद करके थिंक अबाउट एन आइडियल कोर्स। आयशा, बुशरा, सना, क्या दिल चाहता क्या है? ईच एंड एवरीथिंग रिवाइज हो जाए। मरियम, गुड। बतूल सेड हाउ मैनी आवर्स डू वी नीड टू स्टडी? अच्छा, ये क्वेश्चन ये आंसर मैंने देना है। मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मेरा एग्जाम अगस्त में है, मैं ऐसा क्या करूँ कि बस मैं पास हो जाऊँ? मैं सिर्फ पास होना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू एक्चुअली, अब मैं सिर्फ अपनी थ्योरी पे फोकस कर रही हूँ, उसकी पे या बहुत कम्प्रीहेंसिव तैयारी पे मेरा फोकस नहीं है। मैं चाहती हूँ ये जो पेपर अगस्त में है ना, ये बस तो ये तो निकले मेरा। मैम मैंने उसमें जो आपने लेक्चर्स दिए हैं ना, उनको एटलीस्ट हमें सुनना चाहिए सारा। और जो एमसीक्यूज आप करवाएंगी उनको अच्छे से फॉलो हो जाए तो मेरे ख्याल से वो इनफ है पास होने के लिए। एक्सीलेंट, तो चलिए मैं लिख लेती हूँ। आ, जी आपको लगता है थ्योरी तो देखो मदर है, अगर आप जी थ्योरी जी। कोर्स में नहीं हो या थ्योरी कोर्स में हो, अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैश कोर्स ज्वाइन किया या थ्योरी से ज्वाइन किया है, नो मैटर, थ्योरी इज मैंडेटरी। क्योंकि यार थ्योरी अच्छी आती है तो उसी की बदौलत ही तो मैं बताऊंगी ना तुम लोगों को इसकी बेस पे कि ये हमारी की है, इसकी रीजन ये है। अब ऐसा तो नहीं आप तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे क्रैश कोर्स में या 2 मंथ्स बिफोर कि हम दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे? क्या ख्याल है? और ये अच्छी बात भी नहीं है, लाइक एक चीज हम कर चुके हैं उसी को दोबारा करें, तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अनदर कोर्स? गॉट इट? लेकिन ऐसा भी तो नहीं करना कि थ्योरी भूल जाए, तो थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज होगी। तो अगर आप थ्योरी कोर्स से हो तो आपकी जैसे कोलीग ने बोला है कि आप उस लेक्चर को सुन लो एक दफा, ठीक है, लिसन इट। जैसे हम अभी कल से स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी, तो अर्ली प्रेगनेंसी में एक ही जीटीजी है नहीं? हाँ, एक जीटीजी है ना, नाज़िल वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, और कुछ नाइस किट है अर्ली प्रेगनेंसी, एक टॉपिक पे जीटीजी भी है, सॉरी, ठीक है। और कुछ टॉक आर्टिकल हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के, तो छोटा मॉड्यूल है 3 दिन में, इसीलिए मैंने रखा है, हो जाएगा। तो आइडली आपने ये लेक्चर्स जो हैं एक टॉपिक के या मिसकैरेजेस के या प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के, वो जहाँ से भी आपने पढ़े हैं, अगर थ्योरी कोर्स से हो तो वहाँ से सुनने हैं, और अगर नहीं हो तो जहाँ से पढ़े थे वहाँ से रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो इन 3 दिनों में ज़रूर आपने अपनी थ्योरी को टच करना है। अगर थ्योरी आती है तो फिर जब हम इतने सारे एमसीक्यूज कर रहे होंगे क्रैश कोर्स में, तो वो अब आपको समझ आएंगे ना? हम्म? ज़ैनब सेज मैंने थ्योरी कोर्स लेट ज्वाइन किया, आई हैव डन जस्ट 3 मॉड्यूल्स, हाउ टू कोप अप विद थ्योरी एंड क्रैश कोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़ैनब, आपका कसूर नहीं है कि आपने लेट ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने पहले भी ज्वाइन किया ना, उनके भी 2-2 3-3 मॉड्यूल छूटे हुए हैं। मैं सुबह से ये मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि हम फलाने मॉड्यूल्स नहीं हुए, फलाने मॉड्यूल्स नहीं हुए, तो क्रैश कोर्स लें ना लें। तो नथिंग टू वरी, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल आपके थ्योरी के रिवीजन के मुताबिक ही है। कल थ्योरी वाले भी अर्ली प्रेगनेंसी ही रिवाइज करेंगे और कल क्रैश कोर्स वाले भी अर्ली प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस रिकॉल्स ही करेंगे। तो कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होगी, बल्कि और अच्छी आर्गुमेंट हो जाएगी कि आप वो थ्योरी रिवाइज कर रहे हो और उसी के आप रिकॉल्स रिवाइज कर रहे हो। तो ये आराम से हो जाएगा, बल्कि मोर फोकस्ड हो जाएगा। और 2 मंथ्स बिफोर यही तो करना है हमें, एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं और एग्जाम फोकस्ड थ्योरी पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। मैडम क्रैश कोर्स भी कल से स्टार्ट हो रहा है साथ ही? हाँ, क्रैश कोर्स भी कल से। मेरा इरादा क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का लिटरली नहीं था, मैं इसको जून से डिसाइड कर रही थी। फिर मुझे लगा कि अगर दोनों अगर रिवीजन भी क्रैश कोर्स भी एक ही प्लानर के मुताबिक स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग थ्योरी रिवाइज कर रहे होंगे ना, अगर वो क्रैश कोर्स में भी हैं तो उनका फ़ायदा हो जाएगा।
तो इसलिए बहुत जल्दी मुझे अनाउंस करना। मैम ये बेस्ट है वैसे, मॉड्यूल्स के साथ साथ आप क्रैश भी करते रहें तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है, आंसर किस तरह से देना है। हाँ, एक्सीलेंट। अगर आप देखो ना, अब पीयूएल इतना गंदा टॉग आर्टिकल मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है ना, अननोन लोकेशन का समझ नहीं आती। आप इसकी थ्योरी हाँ कर लोगे आप, लेकिन जैसे ही आप इसके रिकॉल्स पढ़ोगे कि एग्जाम में ये कैसे आता है, तो आप थ्योरी भी उसी अंदाज से रीट्यूनिंग कर लोगे उसकी, और उसी अंदाज से एग्जैक्टली, उसको देख लोगे। तो आप वो लंबी लंबी गप्पे छोड़ दोगे ना, यू विल बी, बिल्कुल योर माइंड विल बी फोकस्ड कि यार पेपर में तो यही आ रहा है ना, इतने सारे तो मैम ने पेपर्स करा दिए हैं उसमें, बार बार यही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबली यही क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस अंदाज से ये चीजें देख लूँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये मुझे जरूर करना है, ये तो कभी भी नहीं आ रहा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से तुम लोग आराम से ना अपनी फोकस्ड तैयारी कर लोगे। तो इसलिए मुझे जी क्रैश कोर्स अनाउंस करना पड़ा जल्दी, कि जब आप थ्योरी के लिए अर्ली प्रेगनेंसी रिवाइज कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम यू मस्ट नो कि एग्जाम टेस्टेड पॉइंट्स इसके कौन से हैं। अभी तो हमने बहुत मैडम। एक्सटेंसिव पढ़ा था ना थ्योरी में, बहुत एक्सटेंसिव तो पढ़ा था हमने, तो कोई टॉक नहीं छोड़ा, कोई ऐसे ना टेबल नहीं थोड़ा छोड़ी। टेम्पो भी चेंज हो जाएगा, हाँ, अब मतलब हमारी आंखें बिल्कुल फोकस पड़ेंगी कि भाई मेरे एग्जाम में क्या आता है। जी ठीक है। जी मैम। तो मैडम अगर हम क्रैश कोर्स फर्स्ट से स्टार्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? मैं एक्चुअली तुम लोगों का जो क्रैश कोर्स है ना, इसका पहला बैच कल से स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड बैच एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद ही अनाउंस करूंगी, जब एक तुम लोगों की पहली रिवीजन हो चुकी होगी। लेकिन खुद सोचो, सेकंड बैच वाले क्या अच्छे होंगे फर्स्ट बैच वालों से? फर्स्ट बैच वाले जब सेकंड बैच के साथ पढ़ रहे होंगे तो वो रिवाइज कर रहे होंगे, जबकि वो पहली दफा एग्जैक्टली। पेपर्स कर रहे हाँ होंगे। जी, हाँ जी, जी जी। मैम ये फर्स्ट बैच और सेकंड बैच क्या है, ये समझ नहीं आई मुझे। देखो, अभी क्रैश कोर्स अभी कल से जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट बैच। ठीक ओके। है, इनके नेक्स्ट 45 डेज में सारे पेपर्स हो जाएंगे, अच्छा। एंड दे विल रिवाइज। और व्हेन दे विल रिवाइज आई विल अनाउंस द सेकंड बैच, वो पहली दफा कर रहे होंगे। और मैम ओके हमें ओके जैसे सेकंड लेने के लिए अलग से वो करना पड़ेगा या यही कंटिन्यू होगा, लाइक नहीं ये नहीं जो हम कंटिन्यू होगा नहीं, इंडिया ना, से लेते क्रैश अब अभी आपने रिवीजन के लिए अलग से थोड़ी ना लिया है, वही कंटिन्यू हो गया है ना। ये हैं? सही सही। एक्सिस्टल एग्जाम है ना। हाँ बिल्कुल, क्रैश कोर्सेज चाहे आप फर्स्ट बैच से ज्वाइन करो चाहे सेकंड से, आपकी एक्सेस जो है वो आपके एग्जाम तक ही होगी, और उसमें पेपर्स ही करने हैं, वही रिवाइज करने हैं, सेम कोर्स होगा। सही है सही लेकिन है। अच्छा कुछ लोग डॉक्टर अभी हीरा, ना। मुझे हम्म। मुझे ये पूछना था कि ये जो जैसे कल हम करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी, तो उसके तो टॉपिक्स थे ना 4-5, तो अब हम कल सारे टॉपिक्स रिवाइज करके पेपर करेंगे कि क्या पैटर्न होगा इसका? नहीं नहीं, मैं ये कहूंगी कि आई विल गिव यू द लिस्ट, टुमारो यू विल हैव अ लिस्ट कि हम्म, ये टॉपिक्स करने हैं और ये रिव्यू हम्म, समरीज हैं। ठीक है। तो हम्म। अगर आप मेरा प्लान फॉलो करेंगे तो यू विल बी डूइंग ओनली एक टॉपिक टुमारो, इस क्योंकि समय ना ये बहुत कंफ्यूजन बड़ा। अभी मेरे हाल से मोस्ट ऑफ द लोगों को यही चल रही है और मुझे भी यही चल रही है। हमने लोगों ने ना थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया था लेट, अब फिर हम्म। उसके बाद अभी मेरे हार्डली 3 मॉड्यूल हुए हैं, और उसमें से भी अगर मुझे लगता है कि अभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं आएगा ना, तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन ये हो रही थी कि अब क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गए और अभी मुझे कुछ इतना खास आता भी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन चीजों के साथ कैसे कोप अप करूं, मुझे तो ऐसे लग रहा है शायद मेरा एग्जाम ही नहीं पास होगा। नहीं को मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप अगर कोप अप करना चाहती हैं ना बेस्ट वे में, तो आप क्रैश कोर्स को अटैच कर लें, क्योंकि इस तरीके से ना आप एग्जाम फोकस्ड ही रहेंगी। मतलब आप हम्म अननेसेसरी एफर्ट नहीं करेंगे बहुत सारी चीजों पे, आप स्किप कर दोगे कि देखो मेरे पेपर में ये नहीं आ रहा ना, मैं नहीं कर रही, हम्म। मुझे पेपर पास करना है ना। ठीक। देखो, क्रैश कोर्स का मतलब है पेपर निकालो, जबकि थ्योरी का मतलब ये था कि तुम लोगों हम्म को मैंने ओस्की के लिए भी तैयार किया है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। जी मैडम। ठीक अब है। ये जो क्रैश कोर्स वाले हैं ना, इन्होंने अगर थ्योरी कोर्स नहीं लिया, लिटरली दे विल फेस डिफिकल्ट टाइम इन योर देयर ओस्की, दे विल विश काश हम थ्योरी ले लेते, क्योंकि अब इनका एग्जाम विद इन 1 मंथ हो जाता है। द मोमेंट यू पास यूर थ्योरी, 40 डेज के बाद आपका टोक्स अनाउंस हो जाता है, एंड 40 डेज में सवाल ही नहीं पैदा होता थ्योरी दोबारा करने का। टोक्स का ही इतना लंबा चौड़ा काम होता है, ड्रिल्स करना, स्किल्स करना, शॉर्ट केसेस, स्ट्रक्चर डिस्कशन, पॉसिबल नहीं होता। तो हाँ वो जिनकी थ्योरी छूट गई तो छूट गई, वो दोबारा नहीं कर पाते। और कोई नया स्टेशन आ गया जो कि टोक्स का नहीं था, तो वो तो कर लेंगे जिन्होंने थ्योरी में सिलेबस कंप्लीट किया है। क्या ख्याल है, वो कर लेंगे इसको। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे जिन्होंने टोक्स में सिर्फ टोक्स की तैयारी की और पहले भी क्रैश कोर्स में कंप्रोमाइज्ड तैयारी की। मैडम मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, हम्म। अभी जो एससीपीएस का टॉक्स हुआ है ना, उसमें मेरी सीनियर थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि अब मुझे याद नहीं है कौन सी क्या बात वो कर रही थी, बट उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मैंने थ्योरी अच्छी ना पढ़ी होती ना,
तो मैंने वो क्लियर नहीं करना था। और वो आपकी स्टूडेंट थी, थ्योरी में भी और क्रैश में भी, तो उसका हो गया, फर्स्ट गो में ही हो गया माशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम लोगों का भी होगा। ये तुम जितने भी लोग हो ना, तुम लोग जो बातें कर रहे हो, तुम तुम इसको नोट कर लेना। जो थ्योरी में जिन्होंने तमीज़ से पढ़ा है ना, इनको मैंने एक-एक टोक आर्टिकल पढ़ाया है। अभी आप क्लिनिकल गवर्नेंस में देख लो, मैं आर्डर तक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आर्डर थ्योरी टोक्स में नहीं, वो क्रैश में तो नहीं आने वाला, टोक्स में तो आना ही आना। तो आपको पहले ही पता है ऑडिट क्या होता है, आपको पहले ही पता है डोमेस्टिक वायलेंस कैसी होती है, आपको पहले ही पता है सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, आपको पहले ही पता है टीचिंग मेथड्स कैसे हैं। टीचिंग मेथड एक मैंडेटरी स्टेशन है आपके एग्जाम का, और वो पहली दफा टॉक्स वाले देख रहे होते हैं ये क्या चीज है। और मैं उनको देख रही होती हूँ कि तुम्हें थ्योरी कहाँ से किसने पढ़ाई थी। तो देखो, अब मैं दोनों कोर्सेज का ना सही तरीके से कंपैरिजन कर रही हूँ। जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं ना, और उनका मकसद है अगस्त में पेपर निकालना, तो तुम लोग सही कोर्स में हो। दिस इज योर क्रैश कोर्स, क्योंकि ओनली क्रैश कोर्स विल गिव यू सेटिस्फेक्शन। या कोई एक कोर्स मैं कह सकती हूँ कि जो आपका थ्योरी पेपर निकाल देगा ना, वो आपका क्रैश कोर्स ही है। क्योंकि 60% तो पेपर्स रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो आप इतनी दफा रट चुके होते हो ना कि आप पेपर पास कर लेते हो। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगी आप ओस की पास कर लोगे। मैं ओस की पास करने की गारंटी उसी स्टूडेंट को दूंगी जो थ्योरी में मेरे साथ था, जो क्रैश में मेरे साथ था, जो ओस्की में मेरे पास है। इन तीनों कोर्सेज में जो था, ही नोज एवरीथिंग। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इधर से उधर कोई एक टॉपिक आ जाए जो तुम लोगों ने कवर ना किया हो। गॉट इट? हम्म। जी मैम। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये टॉक आर्टिकल मैंने कभी आईएमएम को नहीं बताया। थ्योरी में मैं बड़ा लिमिटेड सा पढ़ा दिया, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे एक्सटेंसिव। लेकिन उनके टॉक्स में ऐसे आने लग गए सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, उसका ऑडिट आ रहा है, बैठ गए। इतने लोग फेल हुए उस दफा कि मुझे तौबा कर ली मैंने कि नहीं, मैं थ्योरी में हर चीज़ पढ़ाऊंगी, चाहे ये रोएं चाहे ना रोएं। ठीक है। या एक वो इनका एक आ गया फिनाइल, नहीं एक इनका आ गया था वो फियोक्रोमोसाइटोमा मेडिकल डिसऑर्डर में। मैंने कभी एडिनल डिजीज का टॉक नहीं पढ़ाया। आईएमएम में मैं टॉक नहीं का पढ़ाती थी कि चलो क्या जरूरत है, लेकिन वो उनके टॉक्स में आया हुआ है। बीपी इश्यूज आए हुए हैं, पता है ना, तुम लोग भी आईएमएम में थे, तुमने भी देखा होगा ये स्टेशन। तो अगर थ्योरी में नहीं पढ़ा और टॉक्स में इस तरह के न्यू न्यू स्टेशन आ रहे थे, तो वो तभी वही लोग पास करेंगे ना जिन्होंने थ्योरी अच्छी पढ़ी थी। तुम लोगों का एक स्टेशन बड़ा मशहूर हुआ था, सेकंड स्टेज सिजेरियन सेक्शन, मुझे भी अभी तक याद है। वो थ्योरी में मैं नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि मैं सिर्फ ना सिजेरियन सेक्शन की नाइस पढ़ाती थी। इतने सारे टॉक आर्टिकल मुझे लगता था मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो आने लग गए ओस्की में। अब ओस्की में ओस्की के स्टेशन बंदा करे या थ्योरी करे। तो ये इसी तरह निडल प्रीक इंजरी एमसीपीएस का टॉक स्टेशन है, ये कभी थी एज ए स्टैंडर्ड थ्योरी कभी भी नहीं आता था थ्योरी में। तो अब दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने थ्योरी में एक भी टॉक आर्टिकल नहीं छोड़ा। चाहे तुम लोग रोते रहे, तुम लोगों ने बहुत मुझे मुझे कहा कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। मैं कहा नहीं, तुम लोग पढ़ो। तो जो लोग थ्योरी में थे, मैं आपको सच बता रही हूँ, यू पीपल आर वेरी सेफ, बिकॉज आपकी फाउंडेशन बहुत डीप बिल्ट इन हो चुकी है। आपको फेल करना मुश्किल है एग्जामिनर के लिए। और कमिंग टुवर्ड्स द क्रैश कोर्स, अगर आप समहाउ थ्योरी अच्छी नहीं पढ़ पाए, ठीक है, और आपने फिलहाल सिर्फ थ्योरी ही पास करना है, तो थ्योरी पास कराने का जो, अगर मैं थ्योरी को देखूँ ना, तो 60-70% एग्जाम रिपीट होता है। तो बेहतर यही है कि अपने एग्जाम के क्वेश्चंस बार बार कर लो, और एक सेंसिबल वे में कर लो, द वे आई विल कवर इट। तो आप आराम से 75 लेके थ्योरी पास कर लोगे। हाँ, उसकी में 1-2 अटेम्प्ट लग जाएंगी, लेकिन थ्योरी आप पास कर लोगे। और अभी मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, देखो तुम लोगों ने ज्वाइन ही मुझे थ्योरी पास करने के लिए किया है ना। थ्योरी पास करोगे तो टॉक्स में ही हो जाओगे। तो इसलिए क्रैश कोर्स मैंडेटरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इमीडिएट फोकस इज ओनली पासिंग यूर एक्चुअली रिटन एग्जाम। और अगस्त में आपका रिटन एग्जाम पहले है, रिटन पास करोगे तो आगे जाओगे ना। तो अभी तो आप एंट्रेंस लेवल पे खड़े हो। तो दिस इज वाई डूइंग पास पेपर इज इम्पोर्टेंट। ये आपके सीनियर्स भी आपको बताते होंगे कि पेपर रिपीट होता है ये। आपसे 60% रिपीट था, ये 50% रिपीट था। तो कैसे पता चलेगा रिपीट था? करोगे पास पेपर्स तो होगा ना। मैम इनका क्राइटेरिया क्या है सीपीएसपी का? मतलब ये दोनों पेपर्स की अलग अलग मार्किंग करते हैं या कलेक्टिवली ये परसेंटेज बनाते हैं? मुझे समझ नहीं आई इस बात की ना। ये लोग एक पेपर गायनी का लेते हैं पूरा, और एक लेते हैं ओब्स का, और दोनों की अलग अलग मार्किंग करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, तो दोनों अलग अलग से पास करने होंगे, दोनों में 75 लेना जरूरी है।
ठीक है, चाहे आईएमएम है, चाहे एमसीपीएस है, चाहे एफसीपीएस है, तो ये ऐसा ही है। अच्छा, सिलेबस का मैं बता दूं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सो कमिंग टुवर्ड्स द सिलेबस, सिलेबस सिलेबस एफसी, अच्छा सिलेबस का भी इनका कोई दीन ईमान नहीं है। इनको ऑन्कोलॉजी पसंद है तो 30-40 क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी से देके बैठ जाएंगे। इनको लेबर पसंद आ गई, वो लेबर नहीं छोड़ने वाले। इनको मेटरनल मेडिसिन पसंद आ गया, वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। लेकिन जो ये अपनी वेबसाइट पे क्लेम करते हैं, वो एफसीपीएस में गायनी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब गायनी के क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा होती है। गायनी का पेपर तो 100 का होगा, उसका भी 100 का ही होगा, 100 एसबीएस, लेकिन वेटेज गायनी क्वेश्चंस की ज़्यादा होती है। एमसीपीएस में बिल्कुल इक्वल होते हैं, गायनी भी और ओब्स भी, लेकिन आईएमएम में ओब्स ज़्यादा आती है, लेबर, है ना, याद करो। तो और आपने कभी ईबीएम ड्यूकस नहीं पढ़नी, और किसी भी बुक की की पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो इनसाइट आईएमएम हो, इनसाइट एफसीपीएस हो, या इनसाइट एमसीपीएस हो। अब देखो, ये मेरी अपनी बुक्स है, मेरे हाथों से लिखी हुई हैं, और मैं खुद कह रही हूँ, डू नॉट ट्रस्ट एनी बुक की। इसके पीछे ना रीज़न है। अभी जो एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, वो थोड़े से पुराने हैं। लेटेस्ट एडिशन बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और मेरा सारा टाइम थ्योरी कोर्स में लग गया। ठीक है, और मुझे आगे भी क्रैश कोर्स में मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम निकाल पाऊंगी बुक्स को देने के लिए, सॉरी, दे नहीं पाऊंगी ना। और मेरा मेन फोकस यही होता है, जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनको पहले ऑनेस्टी से पढ़ाऊँ, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी बुक्स होती है। और बुक्स बोलती नहीं है, नहीं बोलती ना, लेकिन आपके क्रैश कोर्सेज में मैं बोल रही होती हूँ, बता रही होती हूँ कि ये की है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, बस ऐसा आएगा तो ये करना है। एक्चुअली मैनी ऑफ यू नो माई स्टाइल, तो इसलिए रिकाल्स की बुक रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपको आधा क्वेश्चन याद आता है, 2 ऑप्शन याद आती हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आप भूल जाते हो। तो इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, उसकी की बताना, तो कोई तो की मार्क करनी है, तो कोई भी की कोई मार्क कर देता है, अब उस पर सेंस नहीं बनती। तो आपने किसी भी रिकॉल बुक को सिर्फ इसलिए यूज करना है कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो मैंने अपनी तैयारी ऐसे करनी है। आपने उस पर फाइट नहीं करना कि ये इसकी की गलत है, उसकी गलत है, वो क्वेश्चन ही कंप्रोमाइज है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम क्रैश में ऐसा नहीं करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉपर स्टेटमेंट एंड 5 ऑप्शंस। चाहे आप लोगों को भूल भी जाएंगी, बट मुझे पता है कि इस बाकी जो 2 मिसिंग चॉइसेस हैं वो क्या ही होती होंगी। तो आई विल ऐड सिमिलर वन टू गिव यू डिफिकल्ट टाइम। और अगर आप इस तरह से ये क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी मोर सेफ इन एग्जाम। तो फिर आप क्रैम कीज नहीं रट करोगे, आपको पता होगा ये मेरा बसवर्ड है और ये मेरी की है। अगर ये की ऑप्शन में है तो यही मेरी की है, या फिर दूसरी इस जैसी है तो वो मेरी की है, या तीसरी जो एक्चुअली इन चारों से थोड़ी सी कम गलत है वो मेरी की है। तो इस तरीके से तुम बड़े ट्रेन हो जाओगे कीज के लिए। तो डोंट से है कि ईबीएम ना पढ़ो, डीओएस ना पढ़ो, पता नहीं कौन तुम्हें बताता है। 80% क्या 90% कंटेंट चेंज है, पूरी ऑन्कोलॉजी चेंज हो चुकी है, मेटरनल मेडिसिन चेंज हो चुकी है, लेबर चेंज हो चुकी है, आए दिन नई ग्रीन गाइडलाइन रिलीज हो रही है। और ये किताबें 2017 के बाद अपडेट ही नहीं हुई, पूरी वही पुरानी की पुरानी। आप कैसे पास हो सकते हो? नहीं पास हो पाओगे। आप मत पढ़ो ये किताबें। आपके सीनियर ने पास किया, आपके सीनियर है ना, आपसे काफी सीनियर है। अब वो दोबारा भी देना, ये इन बुक से पढ़ के वो भी नहीं पास होने वाले हैं। तो आपने एविडेंस बेस्ड ही पढ़ना है, मतलब ग्रीन अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस, चाहे वो जीटीजी की हैं, चाहे वो एसओजीपी की हैं, ठीक है, या नाइस की हैं, या कोई रिसेंट हो गया, वही पढ़ना है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बिस रिश्मा सेज मैम पहले मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज करेंगे डेली, मॉड्यूल वाइज भी करेंगे, पेपर भी करेंगे, क्योंकि पेपर इतने ज़्यादा है ना, फिर वो एंड पे नहीं कोप अप होते हैं। एंड आखिरी एग्जाम से 2 दिन पहले भी हम लेटेस्ट पेपर ही कर रहे होते हैं। तो मैं अब पेपर पहले कराऊंगी ताकि मैं भी सुकून में रहूँ, तुम लोग भी सुकून में रहो, ठीक है। चलो, अच्छा ये किताब में तो किसी को गिफ्ट कर दो, ठीक है, थैंक तो सकते नहीं, किताबें ऑब्वियसली गिफ्ट कर दो, अगर ले ली, अगर नहीं ली तो अच्छी बात है। अच्छा तो हाँ, पहले पेपर करेंगे, मैम इनसाइट अभी कब अभी आएगी? टाइम भी है ना, तो तसल्ली से कर लेंगे। जी जी, इनसाइट जो न्यू वाली है वो कब तक मिल जाएगी हमें?
आम, देखो अगर आप क्रैश कोर्स में हो ना तो इनसाइट तो आपको रोज मिलेगी। रोज डेली वी विल ड्रिल 50-60 क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर्स। अगर आप एमसीपीएस से हो तो आपके एमसीपीएस के कोर्स में एमसीपीएस के पेपर्स ही होंगे 50-60। और अगर रोज 50-60 करेंगे तो विद इन 1 मंथ सारे पेपर्स हो जाएंगे। तो यही तो आपकी इनसाइट है। इन्हीं क्वेश्चंस को एक्चुअली आई विल अपडेट इन नेक्स्ट एडिशन। और क्या करूंगी मैं, कहाँ से नए क्वेश्चन से पेपर लाऊंगी? मैम डिवाइस पे रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड कॉपी नहीं मिल सकती हम लोगों को या आपके अम, कोर्स में? नहीं नहीं, अभी तो शायद ना मिल पाए, लेकिन आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी उसका पीडीएफ, वहां से देख के पढ़ लो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि रिवीजन जो डिवाइस के ऊपर है ना वो कोई समटाइम्स मसला दिक्कत नहीं होता होगी। है। अभी आप मेरे थ्योरी कोर्स में हो, वहाँ आपने देखा थ्योरी बुक्स पढ़ना कितना इजी है, कलरफुल होती हैं। हार्ड जी। कॉपी पे को पहुंचाना, अच्छा देखो तुम लोगों के थ्योरी में कोई भी नया टॉक आता है ना, मैं बैक डेट पे जाके चेंज कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। जैसे 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 अभी पीसीओ की जीटीजी आर्काइव हुई, तो उन्होंने बोला पीसीओ की इंटरनेशनल गाइडलाइन करो, तो मेरे लिए बड़ा इजी है। मैं अभी आपका खोलूंगी ई बुक और उसमें वो मैंने डालनी है, मैंने तैयार कर ली है समरी। लेकिन आपके घर वो पहुंच गई तो मैं कैसे अपडेट करूंगी? हम्म, और इसी तरह हमने कीज भी रिवाइज करनी है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलतियां कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों पे ना एरोगेंट नहीं होती। गलती कर दी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँ नहीं यही की है यही की है। आई ऑलवेज करेक्ट माई सेल्फ। थिंग इज दैट कि एग्जाम वाले दिन तुम लोग सही करके आओ, उससे पहले जितनी गलतियां तुमने करनी है करो, और जितनी मैंने करनी है करो। मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है, ये यू ऑलरेडी नो, लेकिन हमेशा मैं उनको मार्क कर देती हूँ ताकि आराम से आप पढ़ लो। तो हर की जो कि चेंज होगी ना, तो इट विल बी, यू कैन इजिली फाइंड इट विद #discuss। बस वो एट द एंड ऑफ द क्रैश कोर्स टोटल 20 कीज ऐसी होंगी, जैसे ही आप क्लिक करोगे #discuss पे, वो क्विकली आप उनको रीड कर लोगे कि मैडम ने की चेंज की है। तो ऑनलाइन कोर्सेज में ये फ़ायदा है। हार्ड कॉपी एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि तैयारी नहीं है। तैयार तो मैं अब करूँगी तुम लोगों के साथ, डेली तुम लोगों को 50-60 क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर के कराऊंगी, तो खुद भी तभी देखूंगी ना। अभी तक तो मैंने नहीं किया, मैं तो तुम लोगों के थ्योरी कोर्स में बिजी थी। आज वो एंड हुआ है जाके और उसका भी एक लेक्चर पेंडिंग है ना, ठीक है। तो फॉर योर कोर्स अभी तक हार्ड कॉपी नहीं है, मेरा खुद पब्लिशर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दे दे मैडम बुक अच्छा, दूसरा ये आपके क्रैश कोर्सेज हैं, एफसीपीएस के, एमसीपीएस के और आईएमएम के। क्रैश कोर्सेज से सेपरेट ही हैं, आईएमएम का सेपरेट है, उनके पेपर सेपरेट है। एफसीपीएस का सेपरेट है उनके पेपर और दुनिया ही सेपरेट है। और एमसीपीएस का सबसे जो डिफिकल्ट टाइम मुझे लगता है ना, ये एफसीपीएस में लगता है, क्योंकि इनका अब एक पेपर नहीं होता। देखो आईएमएम का साल में 2 पेपर हैं, एमसीपीएस के भी साल में 2 पेपर हैं। इक्का दुक्का चलो यूके का आ गया, केएसए का आ गया, वो भी डाल दिया। एफसीपीएस के तो मॉर्निंग इवनिंग, मतलब साल में 6-6 पेपर भी होते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है ये करना। चलो, मैं आयशा सेज, हम थ्योरी कोर्स की वेबसाइट पर क्रैश कोर्स की वेबसाइट में ऐड हो गए हैं, नॉट एडेड येट ऑन क्रैश वेबसाइट। अभी नहीं ऐड हुए, इट विल टेक 1 वीक। अभी तक कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई क्रैश कोर्स की, ठीक है, रिलैक्स। मैम टाइम क्या होगा क्रैश कोर्स का? टाइमिंग मैं बता दूंगी, मेरे साथ मेरी टीम होगी प्रॉपर। कोई तुम लोगों को मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस कराएगा, कोई तुम्हें पेपर्स कराएगा, आई विल टेक यूर लाइव सेशंस, कोई तुम्हें समरीज कराएगा, कोई तुम्हें रिकैप्स कराएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी अभी, राइट। ओके ओके। टाइमिंग, हर चीज़ की टाइमिंग होगी, लेकिन आई विल एंगेज यू थ्रू आउट द डे। मॉर्निंग भी की भी होंगी, नाइट की भी होंगी, और आफ्टरनून भी होंगी, ठीक है। क्योंकि लाइक आप लोगों को खुद भी रिवीजन का टाइम चाहिए होगा ना, तो मैं बड़ा प्रिसाइजली बनाऊंगी प्लानर, कि तुम लोग खुद भी अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सको, और तुम्हें पता हो कि ये मॉड्यूल चल रहा है, इसके ये टॉपिक्स हैं, तो मैंने इन दिनों में ये खुद खुद पढ़ने हैं। अच्छा, तुम लोग क्या चाहते हो? जैसे अर्ली प्रेगनेंसी कल हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स और इन थ्योरी कोर्स, तो तुम लोग यूँ करो ना, तुम ओपन करो अपना थ्योरी, उसमें देखो ये 4 लेक्चर्स हैं, और अपना खुद प्लानर बना लो कि मैंने इस तरह से ये टॉपिक्स करने हैं, या वो मैं बना के दूँ कि मैं मैम आप बताऊंगी कि बना दें। मैडम आप बना देंगी ना तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। ठीक है, तो हमारे लिए ना पढ़ना आसान हो जाएगा।
अच्छा मैं तो बना दूंगी। अब 3 दिन में एक टॉप अर्ली प्रेगनेंसी कराने का मकसद ये है कि 2 टॉपिक करने पड़ेंगे। फिर रोना मत मैडम, 2 टॉपिक्स नहीं होने। अब हम एक्चुअली एग्जाम नजदीक है, 2 टॉपिक्स तो करने पड़ेंगे, तो 3 दिन में अर्ली प्रेगनेंसी होगा यस ना। मैडम, इंशाल्लाह विल डू। हाँ तो मुझे फिर मैं यहाँ से दुखी हो जाती हूँ जब मुझे लगता है मैं ज्यादती कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। मैम मैंने तो स्टार्ट कर दिया अर्ली प्रेगनेंसी, 2 पढ़ लिए टॉपिक। अच्छा मुझे ना 1 मिनट दे दें। हाँ जी, कितने बजे? इतनी देर से तो आई हो। खेल रहे थे। खाना खा लो। ओके आई एम बैक, सॉरी फॉर दिस स्मार्ट ब्रेक। अच्छा तो यस, चलो मैं तुम लोगों को ना प्लानर बना दूंगी, क्योंकि सेम प्लानर है थ्योरी का क्रैश का टॉपिक्स के लिए ना, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, यू विल फॉलो द सेम थिंग्स। ओके। मैम वेबसाइट का भी गाइड कर दे कि रिकॉर्डेड। हाँ, थ्योरी वालों का तो कंप्लीट सिलेबस उनकी वेबसाइट पे है। क्रैश कोर्स की वेबसाइट की जरूरत आपको तब पड़ेगी तो उसकी तब पड़ेगी जब आपके लाइव सेशन स्टार्ट होंगे। तो अभी करंटली 2-3 दिन में अभी क्रैश कोर्स वेबसाइट की जरूरत भी नहीं है, तो वी विल कंटिन्यू ऑन टेलीग्राम। मीनवाइल जो टीम है आपको क्रैश कोर्स की वेबसाइट की एक्सेस दे देगी। ठीक है, क्लियर? जी मैडम। यस मैम। ओके अच्छा तो कमिंग टुवर्ड्स रैपिड, अच्छा रैपिड रिवीजन भी तुम्हें बता दूं एक बात। मेरा प्लान ये है कि आपके एग्जाम से पहले ना 2 वीक्स बिफोर आपके क्रैश कोर्स एक्टिविटीज भी कंप्लीट हो जाएं। मतलब आपके जो पास पेपर्स हैं, वेदर आईएमएम, वेदर एमसीपीएस, वेदर एफसीपीएस, वेदर इवन एमएस, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 2 वीक्स आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे सेल्फ रिवीजन के लिए। ठीक है, अब सेल्फ रिवीजन जरूरी है, इंसान को खुद पता होता है कि मुझे ये टॉपिक राफिद नहीं बेटा। ठीक। जी ठीक है मैम, मैं अभी आपसे पूछने लगी थी, राफे की आवाज नहीं आ रही। राफे को ना अस्थमा है, और वो भी उसको ना आजकल ना अक्यूट अटैक हुआ है, अभी उसको नेबुलाइज कर रही थी। मेरी स्टूडेंट्स हैं, ओहो। पूछ रहे थे आपको। जस्ट 1 मिनट में इसको देखती हूँ। क्या पढ़ा है?
Okay, I am back. Thank you for again waiting me. Uh, तो हम थे रिवीजन पे ना, 2 वीक बिफोर आपको टाइम मिल जाएगा, ये ठीक रहेगा ना? व्हाट इज़ द फी ऑफ क्रैश कोर्स मारिया शरीफ? एक्चुअली इट्स डिफरेंट। आप नबीरा से कांटेक्ट कीजिएगा, शी विल चेक इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आवर थ्योरी कोर्स, तो इट्स डिफरेंट। और वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, तो उनको और भी कंपनसेशन है। फिर हमारा वो सोशल मीडिया ऐड वाला खर्चा बच जाएगा उधर से, तो हम उसमें भी डिस्काउंट सारे एडजस्ट कर लेंगे, तो इट्स डिफरेंट। आप ज़रूर नबीरा से बात कीजिएगा। अच्छा, मैं तुम लोगों को क्या बता रही थी, रैपिड रिवीजन। तो एग्ज़ाम से 2 वीक्स बिफोर तुम लोगों का प्लानर ऐसे सेट किया है कि तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा खुद से तैयारी करने का। लेकिन पता है क्या, मैं अपनी बात करूँ, मैं सबसे वर्स्ट अपनी इमोशनली तब होती हूँ जब एग्ज़ाम मेरे सर पे आता है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, तुम लोग ये ना समझना मैं बड़ी टॉपर रही हूँ, ठीक है? तो बस बहुत बुरे हालात थे। अच्छा, तो जो मेरे जो हालात होते थे ना, वो 2 मैं बिल्कुल एक मीडियोकर और एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मैं यू नो मेजॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, वो सारे मेरे जैसे ही होते हैं। तो जो टॉपर्स हैं वो थोड़ा साइड पे हो जाओ, वो मुझे पता है बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले होते हैं ना, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मेरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, मुझे गैस्ट्राइटिस हो जाता है। मेरे सा फैमिली के सारे मसले उन्हीं 2 हफ्ते का वेट कर रहे होते हैं कि वो तभी होंगे। पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से है। और मुझे ना बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। मतलब मुझे ना मेरा दिल होता है कोई मुझे बहुत पैम्पर करे इन 2 हफ्तों में। अगर मुझे कोई बहुत पैम्पर करे और मुझे बता दे कि तुमने ये पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, तो मैं बड़ी ओब्लाइज होती हूँ और मैं कर भी लेती हूँ। उस वक़्त कोई भी मुझे लीड कर सकता है। मैं बस एक लीडर ढूँढ रही होती हूँ कि कोई बता दे, ये अर्ली प्रेगनेंसी 1 दिन में करना है। खबरदार जो तुमने ये 5 टेबल्स के अलावा और ये 50 क्वेश्चन्स के अलावा कोई और काम किया, और खबरदार जो तुमने ये ना किया, तो आई विल मेक श्योर कि ये मैं 5-10 टेबल्स पढ़ लूँगी और ये 50 पढ़ लूँगी, तो मैं बस यही कर सकती हूँ। तुम में से है कोई ऐसा वैसे? मैं ही थी ऐसी हू वाज़ लाइक दिस? मैडम मुझे तो लगता है मैं आपसे भी गई गुजरी। मैं ज़्यादा गई गुज़री तुम मैम लोग हमारे कोर्स में तो सारी ईदें हमारे कोर्स में आ गई है। हाँ, हाँ यार, ईदें भी आ गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, ईद की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, तो मैम तुम लोगों को मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को जो मेरे जैसे हैं ना, मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले जो कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम होता है तुम ज़ाया करो। तो आप में से कोई भी जो थ्योरी और क्रैश कोर्स में होगा ना, उसकी जो एग्ज़ाम से 2 वीक्स बिफोर प्रिपरेशन है ना, गाइडेड प्रिपरेशन, वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है? अगर आप हैप्पी हो थ्योरी और क्रैश कोर्स से, प्रोवाइडेड दैट आप खुश हो और आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आई विल पर्सनली गाइड यू। और वो 14 डेज़ की एक्टिविटी ग्रुप अलग हो जाएगा, उसमें वही मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रोज़ मुझे ही बताना पड़ेगा कि ये 50 क्वेश्चंस करने हैं, ये 5 टेबल्स करने हैं। ठीक है? जी मैम, इंशाल्लाह मैं तो उसी में होंगी। मुझे तो हर चीज़ ही बतानी पड़ेगी आपको दोबारा भी। थैंक यू मैम। अच्छा, आप में से कोई था पिछली दफ़ा रैपिड रिवीजन में? कोई जी थी? मैम ठीक। मैं थी। तो कैसा लगा था रैपिड रिवीजन? मैडम देखिए, मैंने थ्योरी भी लिया, मैंने क्रैश भी लिया, मैंने रैपिड भी लिया, और लास्ट मोमेंट तक मुझे लगा, पेपर दे के भी मुझे लगा मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, लेकिन रिजल्ट ऐसा ही आया कि अब मैंने दोबारा से आपको ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं क्या ही बताऊं। और मैं लेकिन फिर भी मुझे ये तसल्ली है कि मैं एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, और मैं इस ग्रुप को ना ज्वाइन करती तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। मेरी थिंकिंग अभी तक यही है, तो मैंने तो आपके सारे कोर्सेज लेने ही है। रैपिड भी इंशाल्लाह मैं रैपिड अच्छा, लिए वैसे ही हूँ। शाज़िया, मुझे वैसे इस चीज़ में थोड़ी-सी शर्मिंदगी भी फ़ील होनी चाहिए कि बच्चे को थ्योरी भी लिया, क्रैश भी लिया, रैपिड भी लिया, वो फ़ेल हो गया। एक्चुअली आई थिंक दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी, उसको कुछ मैम स्पेशल चाहिए मैम था। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात हार्ड लक भी तो होता है ना बंदे का, क्योंकि मुझे तो लास्ट मोमेंट तक लग रहा था, जो हम लोग आपस में भी डिस्कस करे थे कि इसका, तो वो भी मुझे लग रहा था जैसे मैंने तो बड़ा ही अच्छा पेपर किया होगा, लेकिन बट मैं क्या कहूँ मैं ना, नहीं, मैंने नहीं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंपोज आई किया। कैन अंडरस्टैंड। दैट वाज़ जस्ट हार्ड लक। मेरी इसी तरह मेरी एक स्टूडेंट थी, 73 पे फ़ेल हो गई, 2%। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास जो फ़ेल होते हैं ना, वो ऐसे पैथेटिकली फ़ेल नहीं होते। दे फेल्ड नियर 70, ये मुझे पता है। तो वो जी उसका मैडम, मैं ऐसे ही हुई हूँ, अच्छा, 68% था मेरी। हाँ, तो ये इसका मतलब है, अब सुनो स्टोरी। तो मैंने उसको 73 था उसका, तो मैं कहती मैंने आपके तीनों कोर्स दिए। तो मैंने बोला कि
इसको कैसे तुम रिफ्लेक्ट करो। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आई फेल्ड बिकॉज़ ऑफ दिस, कि मेरे 73 आए, मैं पास नहीं हो पाई, पास 75 पे होना था। और आप इसको ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि मैडम बिकॉज़ ऑफ दिस आई कैन स्कोर टिल 73% और सिर्फ़ मुझे 2% चाहिए अब नेक्स्ट टाइम एंड आई विल ईज़िली डू इट। सो ये ज़्यादा अच्छी अच्छी रिफ्लेक्शन है कि एक्चुअली 70 तक लेके जाना आम बात है। आप अपने मंज़िल से एक्चुअली ओनली फ्यू स्टेप्स बिहाइंड हो, जो कि आप इज़िली ला मैंने आपको नेक्स्ट चांस दिया है, तो आप आराम से कंपनसेट कर लोगे। ठीक है? इंशाल्लाह। कोई और बात वो मैडम, मैं अब इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि मेरे लिए अच्छा शायद ना हो उस वक्त, अब अच्छा हो। मैं अब हाँ, उसको ऐसे लेती मेरा एफसीपीएस ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है और आई एम वेरी गुड इन एफसीपीएस, क्योंकि इसने इतने टफ टाइम दिए ना, तो मैं इसलिए मुझे इसकी वर्थ पता है। और मेरे सारे एग्जाम्स बाकी तो इंक्लूडिंग एमआर सीपीआई एमआर सीओजी वो बड़े फर्स्ट गो में निकलते गए बड़े अच्छे परसेंटेज से, वो मुझे इतना क्रेडिट भी नहीं लगता उनका। मुझे मतलब मुझे दुख भी फील कोई उनका मुझे पता ही नहीं है कितने ही मुश्किल थे। एफसीपीएस हूँ। का मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से ना मैंने बड़ी अपनी जिंदगी में सारे चैलेंजेस देखे और मैं अच्छी टीचर फॉर एफसीपीएस हूँ भी इसीलिए कि ये एग्जाम मैंने फेल किया था। जी, अगर मैं हमारा अल्लाह एफसीपीएस करे ना कि करती ना, पास। तो मैं मेंटर ही ना होती। मैं हम्म चाहती नहीं थी यार, मैंने जो इतनी डिप्रेशन भुगती अपनी लाइफ में, 2018 की बात है। मैं नहीं चाहती थी कोई और सफ़र करे, तो 2018 से 19 तक आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्री ग्रुप्स टू टीच। मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि जो हमारी भुगती है ना, वो कोई और क्यों भुगते। और इस पैशन पे मेरा 24 आवर जा रहे थे, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, मेरे मेरे जॉब्स वालों ने बोला हर वक़्त मोबाइल पे लगी रहती हो तो जॉब ही छोड़ दो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसको पेड करने के अलावा ना। और लेकिन आई वाज़ सो पैशनेट कि मैं नहीं, जो मैंने सीखा है ना, हर जगह से धक्के खा के ना, अब कोई और नहीं ये काम करेगा। और आज 2025 में मुझे टाइम लगा है कि तुम लोगों के थ्योरी कोर्स में मैं आई एम सो हैप्पी इनसाइड माय डीपली। जब मैं तुम लोगों की ई-बुक्स कंप्लीट करती हूँ, तुम लोगों को मुझे ना ऐसी एडिक्शन सी फ़ील होती है ई-बुक्स को कंप्लीट करना, कि ये वो बेस्ट है मेरा। तो मैं सोचती थी कि अगर मुझे ये बुक पहले मिल जाती जिसमें हर चीज़ है एग्ज़ाम के मुताबिक, और ये एक लेक्चर है जिसमें हर चीज़ एग्ज़ाम के मुताबिक, जिसमें बता रहा है कोई मुझे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो मेरी मैडम ना ये बहुत आँखें। बड़ी ब्लेसिंग है। ये बड़ी ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊं। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं हम बुक्स पढ़ते थे, श्वास इवन और ड्यूहर्ट्स और ईबीएम, तो समझ ही नहीं लगता था कि ये है क्या चीज। अब जब आपका थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया था, जब एक एक चीज अलग अलग ऐसे डिफाइंड हुई हुई थी, जैसे किसी ने आपको बिल्कुल खाना पका के दिया, बस आपने इसको खाना है। खाना किस तरह, ऑब्वियसली खाना तो खुद ही होता है। तो मैं तो इसको ब्लेसिंग समझती हूँ। और जो आप थैंक एम यू। बता रही हैं, बैक ऑफ द कोर्स, एम किया था, कैसे आपने स्टार्ट किया था। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने दुनिया में बंदों के जिम्मे नेकियां लगाई हैं, जो वो किसी ना किसी जरूरत करते हैं। ये आपकी जब नेकी आपने है। फेल होने की बात की ना, मैं बताती हूँ, जब फेल हुई थी तब तो लग रहा था ना कि अल्लाह मियाँ ने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया ना। अब मुझे 7-8 साल बाद पता चला है वो फेल होना की रीज़न ये थी कि बहुत सारे लोगों को मैंने लेके चलना था। और अभी मेरे एलुमनाई ग्रुप में मेरे एफसीपीए स्टूडेंट्स जिन्होंने थ्योरी, टॉक्स, क्लिनिकल हर चीज़ मेरे साथ की है, दे आर 750 राइट नाउ, 750 ये लोग हैं। मैं वैसे तुम लोगों को माशाल्लाह माशा मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये 750 लोग ना कर पाते एफसीपीएस अगर मैं पास हो जाती पहली अटेम्प्ट में। बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह के अब अल्लाह का प्लान नज़र आता है। तो मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि आप लोगों ने भी ना, अगर आप बहुत क्लोज़ होके आपको लोगों को लगता है कि हम तो पास नहीं कर पाए, तो इसको ना अल्लाह की तरफ से आपने ब्लेसिंग लेना है। इसका तुम लोगों को जो है ना बाद में पता चलेगा। सो तुम लोग ये देख सकते हो, बेसिकली स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है? ब्लर्ड है। हाँ, अब नज़र आ रहा होगा। हुँ। चलो, ये मेरा एलुमनाई ग्रुप है, ठीक है? दिस इज़ अभी तो यहाँ वोटिंग कंप्लेंट चल रही है, मतलब आजकल चल रहे हैं ना एसओजीपी के। तो ये है 750 मेंबर्स। और ये ग्रुप मैंने कब बनाया था? 2019 में बनाया था मैंने। यस, 2019 में। इनमें से एक-एक बच्चे को मैं पर्सनली जानती हूँ।
राबिया इसहाक, इनके नाम भी वैसे ही लिखे हुए हैं जैसे एफपी महनाज, ये पॉइंटेड बैचेस से थे। ये जीनत है, ये एफ मतलब एफसीपीएस बैच से है। ये एमएस से हैं, आमना इसहाक, ये एमएस बैच से हैं। और ये एमसीपीएस के स्टूडेंट है मेहताब। इस तरह से अभी तक उनके नाम ही ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये ग्रुप चल रहा है। मतलब अब अगर अपनी वो देखो ना जर्नी 2018 की, जब मैं फेल हुई थी, तो अब उसको मैं देखती हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो एक ब्लेसिंग थी। तुम लोग भी अगर तुम्हें टेम्परेरी थोड़ा सा लगे कि चीज़ें ऐसे नहीं जा रही जैसे प्लान थी, तो टेक इट समथिंग पॉजिटिव, लाइक अल्लाह की तरफ से सोचिएगा कि ये आपकी ना रीडायरेक्शन कर रहा है अल्लाह आपको ना टुवर्ड्स योर मेजर गोल। ठीक है, समझ आई? तो अभी आप लोग कह रहे हो बहुत गप्पे मारी हैं मैडम ने। मैं तो तुम लोगों को मोटिवेट कर रही थी। अच्छा, ये एलुमनाई ग्रुप में भी पढ़ाई होती है। तुम लोग एफसीपीएस कर भी लो ना, तो तब भी तुम लोगों को डेली मुझे कोई ना कोई डिफिकल्ट केसेस हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी की हुई है ऑन्कोलॉजी में, आईवीएफ में, यूरो में। तो बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। एंड आई एक्चुअली मेरी विशेस हैं कि आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना एफसीपीएस एमसीपीएस पास करो, और आई विल ऐड यू इन दिस एलुमनाई ग्रुप। ओके, नो, हम इसको वाइंड अप करते हैं। रैपिड रिवीजन का बता दिया मैंने, ठीक है? तो अभी क्विकली हम कंप्लीट करते हैं बाकी चीज़ें। चलो, अब कुछ बचा नहीं है, वैसे स्लाइड्स ही पूरी करनी है। जो मोटिवेट करना था वो मैं कर चुकी हूँ, प्लानर भी मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को। सो यस, 2 मंथ्स में ऐसे ही करना है जैसे हम करेंगे, थ्योरी साथ-साथ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? और साथ-साथ पेपर्स करेंगे, ठीक है? जो थ्योरी कोर्स में है दे विल रिवाइज़ थ्योरी फ्रॉम देयर कोर्स, जो नहीं है दे विल रिवाइज़ इन आवर थ्रू आवर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कैसे हैं? जैसे अभी सब आपको मैंने अर्ली प्रेगनेंसी में ऐड किया है, तो वो आपका मॉड्यूल ग्रुप है। उसमें जो बेसिक थ्योरी के रिकैप्स होंगे रेलेवेंट टू योर एग्ज़ाम, वो हम ड्रिल कर लेंगे, ठीक है? ओके। बाकी क्रैश कोर्स क्यों ज़रूरी है? देखो 60% आपका रिकॉल्स में से आता है, तो 60% जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कराएगा आपको? अगर आपने वो पहले ही सॉल्व किए हुए हैं अच्छे अंदाज़ में, एक सेंस के साथ, तो आप तो आराम से मोर देन 60 एग्ज़ाम में सिमिलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना? लेकिन ये 60% क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट तब कर पाओगे अगर इनमें कोई प्रॉब्लम भी होती है या बस चेंज होता है, अगर आपकी बैकग्राउंड में थ्योरी अच्छी है, तो प्रोवाइडेड दैट यू आर गुड इन योर थ्योरी, यू कैन ईजिली एक्चुअली पास इट, क्योंकि 60% रिपीट होता है पेपर। चलो रिपीट नहीं भी होता, तो अच्छी थ्योरी तो है आपकी, आप आराम से खुद भी एक्सक्लूड कर लोगे, ठीक है? अब क्रैश कोर्स में थ्योरी में होल टॉपिक रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम फोकस्ड रीडिंग होगी। तो इसके लिए आपने सिर्फ ई बुक्स पढ़नी है या फिर रिव्यू समरीज पढ़नी है इन क्रैश कोर्स। गोल्डन टिप, अभी कुछ टिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम अपने पल्लुओं से बांध लो इनको। एक तो आपने ना इन 60 डेज में अपनी कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल बनाना है। ये नहीं कि 2 दिन जाग लिए और अगले 4 दिन सोते रह गए, ये नहीं करना। स्लीप पैटर्न अपना फिक्स रखना है, जो भी तुम लोगों को सूट करता है। मैं ज़्यादा एक्टिव नाइट पे होती हूँ, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मॉर्निंग की, मुझसे नहीं हुआ जाता वैसे। तो जो भी तुम लोगों की क्वालिटी, आप नाइट पर्सन हो तो नाइट, या मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग, उसको सेट करो, फिक्स रहो उस पे। और अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ, वो भी रात को। अगर जैसे कल मुझे तुम लोगों का की जो एक्टिविटीज़ हैं मुझे पता है, तो मैं आज रात को बना के सोऊँगी कि मुझे लाइक एमआरसीपीआई में ये लेक्चर देना है, एमआरसीओजी 2 में ये देना है, आईएमएम में ये देना है, एफसीपीएस में ये देना है, एमसीपीएस के ये पेपर्स बनाने हैं, ठीक है? आजकल एमआरसीटी 2 का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, उनके ये पेपर्स बनाने हैं। तो मुझे ना पता है एग्ज़ैक्टली कि मैंने उस टाइम के कितने टाइम पे क्या करना है। इस दौरान मैं ना मूवी नहीं देखती, मैं मोबाइल अननेसेसरी यूज़ नहीं करती,
मुझे टेम्पटेशन होती है ना बाहर जाने की या कोई गॉसिप करने की किसी से, मैं नहीं करती क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि मेरा बड़ा टाइट शेड्यूल है। तो ये ज़रूर तुम लोगों ने करना है, टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है, वरना अगर आप अपना दिन आप प्लान नहीं करोगे ना तो कोई और आके उसको बर्बाद कर देगा, कोई और उसको प्लान कर लेता है। बात पे जरूरत ही नहीं होगी खाने के टाइम। समझ आ रही है कि मेरी बात? टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है। अगर आपने टू डू लिस्ट कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई ना, तो मेरे लिए बना के देखो, यू विल एक्चुअली थैंक मी लेटर। गॉट इट? बनाओगे टू डू लिस्ट? दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें देखी हैं, बट ये सिंगल बेस्ट प्रोडक्टिव टिप है जो मैं तुम लोगों को दे सकती हूँ कि ऑलवेज मेक यूर टू डू लिस्ट। ठीक है? अच्छा, और मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग से मुराद, मैं अपनी एग्जांपल दोबारा दूँगी। मेरी तीनों की तीनों बुक्स मेरी डेस्क पे हैं, इनसाइट, आईएमएम, एमसीपीएस, एफसीपीएस, ठीक है? और मैंने सोचा था ये तीनों मैं रोज़ एक-एक पेपर हर एक का रिव्यू करूँगी, तो ये बन जाएँगी। और इस चक्कर में वो आज तक नहीं बन पाई, क्योंकि आई एक्चुअली स्टार्टेड 3 टुगेदर, वो अभी तक नहीं बन पाई। मार्केट से शॉर्ट भी हो गई और मैं बड़ा दिल दुखी हुआ कि नहीं मिल रही, लेकिन मेरा प्लान गलत था ना मल्टीटास्किंग का। अब मैंने एक उठाई है आईएमएम पहले, तो मैं पहले उस पे फ़ोकस करूँगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं सारे चीज़ें एकदम से जम्बल्ड अप करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तुम लोग भी ऐसे मत करना कि ऑन्कोलॉजी भी स्टार्ट कर ली, थोड़ी-सी वो कर लेते हैं, मैटरनल मेडिसिन भी उठा ली, थोड़ी-सी मैं ये कर लूँगी। इन्फेक्शन भी रोज़ मैं एक इन्फेक्शन कर लूँगी, एक इन्फेक्शन कर लेती हूँ, एक डिज़ीज़ कर लेती हूँ, एक कैंसर कर लेती हूँ। ये होगा ही नहीं, इसका पता है क्या होगा नुकसान? कुछ भी नहीं होगा। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट किया है ना, 3 दिन में बस अर्ली प्रेगनेंसी करना है, कुछ नहीं करना, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम्हें ऑन्कोलॉजिस्ट सोने ना दे, ऑन्कोलॉजी को बाद में देखूँगी। दिस टाइम इज़ फॉर अर्ली प्रेगनेंसी। गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात? जी हुँ? मुझे पता है मैं टाइम ज़्यादा ले रही हूँ, टाइम तुम खुद सोचो, तुम लोगों का कीमती ज़्यादा है या मेरा? 3 मेरे बच्चे हैं, वो भी बीमार, और तुम इतने सारे मेरे बच्चे हो। मतलब थ्योरी कोर्स में अगर तुम उठा के देखो तो अप्रॉक्सिमेटली 450 तो तुम हो। ऊपर से वो एमआरसीपी और एमआरसीओजी वाले, वो कोई 700-800 मेरे बच्चे हैं। किसका टाइम कीमती है? मैं फिर भी बहुत चीज़ें बेसिकली तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ और इस सेशन को लंबा कर रही हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ हैं छोटी-छोटी जो पूरा का पूरा आपका प्लान जो है वो चौपट कर देती हैं। मत करना ये मल्टीटास्किंग। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अर्ली प्रेगनेंसी फ्रॉम टुमारो, तुम्हारा कोई मॉड्यूल भी छूट गया है उसको छोड़ दो। उसका टाइम आएगा और उसमें ही करना है वो। हम औरतें बहुत वीक हैं मल्टीटास्किंग में, हम नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ, 2 बातें मैं सच में बता रही हूँ। एक तो टू डू लिस्ट बनानी है और एक मल्टीटास्किंग नहीं करनी। और इसके पीछे इतनी ज़्यादा मिज़रीज़ है ना, जो मैंने अपनी और अपने कॉलीग्स की लाइफ़ में या अपने स्टूडेंट्स की लाइफ़ में, जो आप लोग मुझे इनबॉक्स करते हो, ऑब्वियसली आप हर बंदा ही एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ गुज़ार रहा है आज के दौर में। तब मैंने ये सीखा है कि मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी कि इस तरह से मल्टीटास्किंग करे, और मैं कभी स्टूडेंट को नहीं कहूँगी कि सुबह तुम उठो तो तुम्हें पता ही ना हो कि मैंने आवरली क्या करना है। वरना तुम उठोगे ही नहीं, मोटिवेशन ही नहीं है 7 बजे उठने की, क्योंकि है ही नहीं, उठोगे 10 बजे। ठीक है? पता ही नहीं है कि पकाना क्या है, तो कुछ भी बना लोगे। फिर पता ही नहीं है कि इस टाइम पे तो ये करना था, फिर कोई भी हमसाई आ जाएगी, फिर अम्मा का फ़ोन आ जाएगा, फिर बहन का फ़ोन आ जाएगा, फिर वो दिन गारत हो गया, बर्बाद हो गया। मत करो ऐसा। एक्चुअली इन 60 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कोई सेल लग जाए, क़यामत आ जाए, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने इन 60 डेज़ में सिर्फ़ अपना एग्ज़ाम निकालना है। अच्छा, ये आप लोगों का, हमारे जो मूड होते हैं ना, वो एक माहौल से मॉडिफाई होते हैं। सॉरी, मुझे कफ़ है काफ़ी। तो ये ऐसा माहौल सेट करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मतलब डेस्क पे पढ़ना है, घर का सबसे अच्छा कोना कौन-सा है, जहाँ आवाज़ ना हो, जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, टीवी ना हो, लोग ना आ रहे जा रहे हों, वो सेट करना है। कि ये मैंने क्रैश कोर्स के दौरान अपने 60 डेज़ में, ये मेरी जगह है ना, ये मेरी गार है, ये मैंने सेट कर ली है। ठीक है? तो मेरी रूममेट थी इन एफसीपीएस, जब ट्रेनिंग टाइम था, तो हम 5 लड़कियाँ थी एक रूम में,
तो उनमें से एक थी ना, वो बहुत माशाल्लाह जीनियस थी, और अब तो खैर यूके होती है, और वो हम सबसे पहले सारे एग्ज़ाम दे के उसने डांट पढ़ाई। तो वो हर अपना ना किताबों से अब वॉल बना लेती। ठीक है? तो हम लोग उसको तंग ना करें, तो वो अपनी सारी किताबें साइड पे रखी होती थी, एक तरतीब से, कि ये मैंने हम तो शॉस पढ़ते थे या ड्यूहर्स्ट या 10 टीचर पढ़ते थे, और बहुत सारी और चीज़ें इधर-उधर की। तो वो ऐसे पढ़ती थी, उसकी वो एक कम्फर्ट प्लेस थी, और वहाँ से फ़ौरन निकाल लेती थी। मतलब एक तरफ उसने सेट किए हुए थे अपने हाइलाइटर्स, टेक्स्ट बुक, अपने जर्नल्स, हम भी उसकी उस जगह पे नहीं आते थे। दाई नमाज़ बिछाई हुई थी दरमियान में, वहीं नमाज़ें भी पढ़ती रहती थी। वहीं उसने अपना वो केटल रखी हुई थी, अपना टी स्टेशन बनाया हुआ था। तो उसको देख के ही हम मोटिवेट हो जाते थे। तो तुम भी अपनी ऐसी मोटिवेशनल स्पेस ज़रूर बनाना, ठीक है? बाकी एक और टिप है, सबसे बड़ी काम की टिप है, काश ये मुझे मिल जाती। लेकिन मैंने तो सीखा है, बहुत सारे चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो आपकी रिव्यू समरीज़ है ना, जो अभी आपके मॉड्यूल्स में आएँगी, या अगर आप थ्योरी में थे या थ्योरी में थी, ठीक है? दे आर वेरी गुड इन दैट सेंस कि ईज़ी टू ओपन है ऑन टेलीग्राम। तो हर हफ्ते सॉरी, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें 2 जीटीजीज़ हैं, 3 टोग आर्टिकल्स हैं, 1 नाइस है, ठीक है? ये टोटल ये टॉपिक्स बनाते हैं ये पूरा मॉड्यूल। अगर आपने एक दफ़ा पढ़ लिया और आपको लगता है ये भूल जाएगा, और ऑब्वियसली अर्ली प्रेगनेंसी तो भूल भी जाता है, तो कोशिश करें कि 7 दिन के बाद आपके पास एक डेडिकेटेड ब्लॉक हो 5 आवर का। उसमें ज़रूरी नहीं आपने अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ना है। यू कैन रीड एनीथिंग इन दिस 5 आवर ब्लॉक, बट इट मस्ट बी फॉर ओनली प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स। आफ्टर अ वीक आपके पास 5 आवर्स हों, जिसमें आपके पास उस दिन का कोई टू डू टास्क ना हो, ना ही कोई फ्यूचर टास्क हो। ये प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स के लिए होगा, और 5 आवर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें आप लोग ये 4-5 रिव्यू समरीज़ तो क्या, तुम लोग 10-15 रिव्यू समरीज़ पढ़ सकते हो। कर सकते हो ना ऐसा, शाज़िया? जी आमिना? मैम। तो तुम लोग नहीं भूलोगे, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही तो है वो रिव्यू समरीज़। तो ये स्पेस्ड रेपिटेशन, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो उनकी सर्किट्स बनते हैं रेपिटेशन से, एक चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करके, और वो भी स्पेस्ड, कि एक आपने हर वीक के बाद वो आप उसको स्पेस दे-दे के याद कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर का स्टेजिंग आपको याद नहीं होती हो, या फिर अभी तो एंडोमेट्रियल कैंसर इतना घटिया बन गया है, नहीं याद होती। आप एक दफ़ा करोगे, बहुत एफर्ट कर लोगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने स्पेस्ड रेपिटेशन में इसको बार-बार डाला ना, तीसरी रिवीजन में ये आपकी फिंगर टिप पे होगा। ऐसा ही है ना? तो ये, और इसमें जब सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती थी मेरे लिए, कि मैं अ, वो ज़्यादा कमिट कर लेती थी कि मैं रिवाइज़ करूँगी, रोज़ाना मैंने अब नया काम नहीं करना, पहले पिछला रिवाइज़ करना है। अब उससे क्या होता था, रोज़ ही पिछला ही रिवाइज़ कर रही होती थी, अगला तो आता ही नहीं था। विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता था, लाइक जो आज करना है वो तो हो ही नहीं रहा, पिछले वाला रिवीजन चल रही है। तुम लोगों के साथ होता है ऐसे? हाँ होता ही मैडम होता ऐसे ही होता है, एक टॉपिक खोलती हूँ फिर कहती हूँ है। दूसरा हाँ, कर लूँ, वो बिल्कुल, छोड़ूँ बिल्कुल। दूसरा कर लूँ। तो फिर वो जो रोज़ का काम है, रोज़ का टॉपिक है, वो तो बस गया साइड पे, क्योंकि पिछले इतने मसले-मसाइल थे, उसी से ही नहीं दिल भर रहा। तो जब आपके दिल को पता है कि हफ्ते में 5 घंटे ये दिल के लिए रख दिए हैं, दिल जो बोलेगा वो टॉपिक रिवाइज़ कर लूँगी, तो फिर वो काफ़ी सही नहीं हो जाएगा? ये एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल सी टिप है, ट्रिक है, जो कि एक्चुअली वर्क्ड फॉर स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे हैं, जो रिवाइज़ करने को फ़ोबिया बना लेते हैं, या तो वो रिवाइज़ ही नहीं करते कि ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा, या वो रिवाइज़ इतना अच्छा करते हैं कि उस दिन के और उससे आने वाले 2-3 दिन के टॉपिक ही नहीं करते, और वो एक जमा हो जाते हैं टॉपिक्स। तो इन दोनों सिचुएशन में सबसे अच्छी बात ये है कि हर हफ्ते 5 आवर आप पिछले टॉपिक्स को दे दो, जो आपका दिल चाहे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इन 5 आवर में जितने भी हों कर लो, उसको फिक्स ना करो कि मैंने आधे करने हैं, पूरे करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। और वो प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स के लिए होगा, राइट? और जब आपके माइंड को पता है, ये मैंने हर हफ्ते 5 घंटे चुराने हैं, तो फिर आप मैनेज भी कर लोगे।
उस दिन गिल्ट भी नहीं फील होगा कि आज का टॉपिक नहीं हो रहा, क्योंकि यू प्लान्ड इट अहेड। गॉट इट? जी मैडम। चलो, तीसरी जो बात, तीसरी तो नहीं है, कौन सी, हाँ, पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, लर्निंग टेक्निक्स हैं। अभी मैं तुम लोगों को ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूंगी। बज़वर्ड्स, ये तो इतने इम्पोर्टेंट है ना। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक लड़की ने टाइप किया और बोला कि ये 1B2 स्टेज है, इसमें आपने इसकी कीमोथेरेपी और सर्जरी चूज की हुई है, हालांकि इसमें तो कीमो रेडिएशन करते हैं। याद है वो क्वेश्चन? किसी ने तो पढ़ा ही होगा ना, अभी 2-3 दिन पहले की तो बात है। नहीं पढ़ा? यस मैम, पढ़ा है। अच्छा, तो मैंने उसको बोला क्वेश्चन पढ़ो और उसमें मुझे बस बताओ। तो बस क्या था कि वो पेशेंट एक्चुअली चाहती ही नहीं है एडवांस सर्जरी, और उसके पास अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कीमो रेडिएशन की। तो आपने, वो तो खुद कह रहे हैं कंप्रोमाइज की बना के दो। समझ आई? हमारा बस ही कंप्रोमाइज की है, शी कांट अफोर्ड रेडिकल सर्जरी, क्योंकि 1B2 में यंग पेशेंट थी, 38 एज थी, करनी रेडिकल सर्जरी थी, ना उसकी की थी ना वो अफोर्ड कर रही थी बिकॉज ऑफ हर कोमार्बिडिटीज। तो ले दे के अकॉर्डिंग टू द बस जो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि वो ही थी। समझ आई? अब आइडियल की वो नहीं थी, शी वॉज एक्चुअली ऑर्गिंग एंड शी वॉज राइट। वो मुझे बोल रही थी कि आप आइडियल की बनाएं, और मैंने उसको बोला तुम बस पढ़ो। बस तो आइडियल का है ही नहीं, दे आर नॉट आस्किंग आइडियल। वो बता रहे हैं कि ये पेशेंट सुइटेबल नहीं है कीमो रेडिएशन के लिए और रेडिकल सर्जरी के लिए, जो कि बेसिकली दोनों आइडियल हैं इस स्टेज पे, लेकिन हम नहीं ऑफर कर सकते ना। तो ये बज़वर्ड बहुत ज़रूरी है, बट एनीवे डोंट वरी। जैसे बज़वर्ड किस तरह ज़रूरी है, आपने लेबर में कोई मिड कैविटी का स्टेशन लगाना है, ठीक है? मिड कैविटी स्टेशन पे आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है, तो क्या होता है वैसे बाय रूल ऑफ थंब क्या है? मिड कैविटी पे जो फर्स्ट लाइन इंस्ट्रूमेंट है वो वैक्यूम है ना? बट अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं है तो फिर फोर्सेप आ जाएगा। बट अगर रोटेशन चाहिए और अगर फिटल डिस्ट्रेस नहीं है तो मैनुअल रोटेशन आ जाएगी। बट अगर फिटल डिस्ट्रेस भी है तो फिर कैली आ जाएगा, कैली नहीं है तो फिर अगेन वैक्यूम आ जाएगा। दिस इज द वे वी विल नेगोशिएट, बट वी मस्ट अप्रिशिएट के बज़वर्ड क्या है। ठीक है? तो अपने आपकी अपनी टेक्निक्स, आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले आपका एम ही यही है कि मुझे इस स्टेटमेंट से बस निकालना है, और दूसरा काम ये है कि आपने उसमें डिस्ट्रैक्टर भी निकालना है। एक ना हमेशा बज़वर्ड नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्टर भी होता है। वो भी निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन तुम इसी चीज़ को हमने प्रैक्टिस करना है। क्रैश कोर्स इज़ ऑल अबाउट द बज़वर्ड, and it's all about how to read a question, how to make ideal key, how to make exclusion key, and how to identify the distractors। ये मैं आपको समझा नहीं सकती, ये आपने प्रैक्टिस करना है खुद। और इसके लिए हमने बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं जो आपके एग्जाम के टेस्टेड एमसीक्यूज हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। आपको पता है वन पेज वन टॉपिक स्ट्रेटजी? अभी मेरा ना मीटअप था लुमिनाई के साथ, अभी मई में जो अभी बच्चे पास हुए हैं एफसीपीएस के, उनके साथ फिर मैंने रखा कि तुम लोगों ने में ऐसा क्या था कि तुम लोग पास हो गए और बाकी फेल हो गए। तो उनमें से एक लड़की ने बोला कि मैडम आपने जब थ्योरी का कोर्स लिया था तो आपने बताया था कि तुम जो लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, चाहे वो उसके 20 पेज की ग्रीन टॉप गाइडलाइन है या 20 पेज की एसओजीपी गाइडलाइन है या उसका 3 आवर का कोई लेक्चर है, आपने हमेशा उस टॉपिक को एक पेज पे समराइज करना है। और हमेशा हर टॉपिक में ये कैपेसिटी होती है कि हम उसको एक पेज में समराइज कर सकते हैं। आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, आप में से मैं अभी कहूँ ना मुझे उस मूवी में बताओ क्या हुआ था, तो आप मुझे 3 लफ्जों में उस मूवी की समरी दे दोगे ना? बताओ, दे दोगे ना? दे देंगे मैडम, लेकिन वो हाँ, मूवी होती है। एक्चुअली द एवरी टॉपिक इज मूवी, एवरी टॉपिक इज मूवी। हर टॉपिक में रिस्पेक्टर्स हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टर है ना? हर टॉपिक में क्लिनिकल फीचर्स हैं लेकिन एक क्लासिकल है। हर टॉपिक में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं लेकिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक इनिशियल है, एक फर्स्ट लाइन है ना? हर टॉपिक में एक मैनेजमेंट है जो कि स्टैंडर्ड है, हर टॉपिक की रिकरेंस होती है। गॉट इट? तो ये एक मूवी ही तो है।
आपने उस टॉपिक की हर इम्पोर्टेंट चीज़, हर एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन, बेस्ट, क्लासिकल सिम्पटम और 1% सिर्फ, वो ज़रूर एक पेज पे लिखना